हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। तो आज हम लोग फिर से आप लोगों के लिए सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, साबुन द्वारा सफाई का कारण है। तो बच्चों फटाफट से कमेंट करिए कि साबुन द्वारा सफाई का कारण क्या है। पाइसीकारक गुण है या जल अपघटन है या आयनीकरण है या उच्च अणुभार है। बच्चों इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। देखिए ये जो जल अपघटन, उच्च अणुभार और आयनीकरण, ये तो फालतू की बातें हो गई। साबुन का सफाई करने का गुण क्या होता है बच्चों? पाइसीकरण। क्या होता है बच्चों? पाइसीकरण। तो आप लोगों को यहाँ पे ए ऑप्शन क्या करना है? टिक करना है। तो आई होप सभी बच्चे एकदम करेक्ट आंसर दे रहे होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब परिक्षेपण माध्यम जल हो तो कोलॉइड तंत्र होता है। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएमटी 1986 में पूछा हुआ है और आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। फटाफट से कमेंट करिए। देखिए बच्चों इसका सीधा सा आंसर है, जब परिक्षेपण माध्यम जल हो, जल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्वा। जल को हम क्या बोलते हैं? एक्वा। तो जहाँ पे भी एक्वा लिखा हुआ है वही आप लोगों का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, एक्वा सोल। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्वा सोल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ध्यान रखिए बच्चों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और हाँ, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें पता लगता है कि कितने बच्चे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और फिर हमारा मन करता है कि और ज़्यादा वर्क करें। बताइए बच्चों निलंबन क्या होता है? मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि जब हम मिट्टी का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? निलंबन बोलते हैं। मिट्टी को अगर पानी में घोल दिया तो वहाँ पे क्या हो जाता है? निलंबन। यानी आप लोग खुद दिमाग लगाइए, जब मिट्टी को पानी में घोलते हैं तो क्या वो आपको आपकी आंखों से दिखाई दे जाती है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ जी, ये इस प्रकार से हम लेते हैं पानी और इसमें हम डालते हैं मिट्टी, तो हमें मिट्टी और पानी इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इसका मतलब हम निलंबन को आंखों से देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए बच्चों क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर? ए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बच्चों बड़े ही आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से टेस्ट को देना है और बिल्कुल अच्छे लेवल से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूध एक कोलॉइड है जिसमें कि, और ये तो भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा ही जाएगा किसी भी हालत में, क्योंकि हर बार देखिए पूछा गया है। देखिए पीईटी में पूछा गया है, पीएमटी में तो इतनी बार पूछा गया है, जिपमर में इतनी बार पूछा गया। बताइए दूध एक कोलॉइड है जिसमें कि, बच्चों ध्यान रखना, दूध एक जो कोलॉइड होता है वो द्रव का एग्जाम्पल है, यानी लिक्विड और लिक्विड का एग्जाम्पल है। दूध में क्या होता है बच्चों? वसा के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पे आप लोगों को अलग से लिक्विड दिखाई देगा। तो ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एक द्रव में प्रक्षेपित है। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? एक द्रव में डिस्पर्स्ड है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बताइए कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन क्या होगा बच्चों? आप लोगों का एकदम करेक्ट होगा। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। धुआं एक उदाहरण है, और उससे पहले शेयर जरूर करें, सभी फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि सबको पता लगे कि यहाँ क्लासेस चलती है, रेगुलर टेस्ट लगता है यहाँ पे, ताकि उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो सके और हमें भी थोड़ा मज़ा आ सके। बताइए धुआं एक उदाहरण है, बोलो बच्चों धुआं किसका उदाहरण है? तो बच्चों धुएं में क्या होती है? गैस। तो ये क्या है? गैस है। लेकिन धुएं में छोटे छोटे से क्या होते हैं बच्चों? पार्टिकल होते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे से, और वो पार्टिकल क्या होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। इसका मतलब धुआं क्या होता है? गैस प्लस ठोस। क्या होता है भाई? गैस प्लस ठोस क्या होता है? धुआं होता है। तो इसका मतलब आप लोगों का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गैस में ठोस प्रक्षिप्त। गैस में ठोस प्रक्षिप्त। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था एक द्रव है तथा प्रक्षेपण माध्यम एक ठोस है, तब कोलॉइड क्या कहलाता है? बताइए बच्चों, जब प्रक्षिप्त प्रावस्था एक द्रव है,
बोलिए प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी जो अपनी फेज है वो तो क्या है, लिक्विड है, लेकिन जो मीडियम है वो क्या है बच्चों, ठोस है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। डिस्पर्स्ड फेज तो क्या है बच्चों, डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड, जबकि मीडियम क्या है, सॉलिड। आंसर क्या होता है बच्चों, ये याद रखने वाली बातें हैं और इसका आंसर होता है जेल। क्या होता है, जेल। आज ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को क्लास मिली होगी जो जॉइन मेंबर्ड हैं, तो बड़ी आसानी से आप लोगों को आंसर देना है। देखिए जेल को तो कभी नहीं भूलना है। पायस, जेल, दूध, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, इतना ही पूछा जाता है। तो हम लोगों ने जो 8 टाइप देखे हैं उनमें से जेल वगैरह ये जो इम्पोर्टेंट है, जैसे धुआं हो गया ये इम्पोर्टेंट है, कोरा इम्पोर्टेंट है, दूध इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, जेल आप लोगों का आंसर है कि प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या हो, द्रव, और प्रक्षेपण माध्यम का क्या हो, ठोस। तो कोलॉइड क्या होता है, जेल होता है। अगला, कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को कोलॉइडी विलयन में किसके द्वारा देखा गया था? फटाफट से कमेंट करिए, बताइए बच्चों। कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को कोलॉइडी विलयन में किसके द्वारा देखा गया था? सबसे पहले पता होना चाहिए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को बोलते क्या हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टेढ़ी मेढ़ी गति को बोलते हैं हम ब्राउनियन गति। क्या बोलते हैं भाई? ब्राउनियन गति। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन गति, ठीक है। और इस ब्राउनियन गति की खोज कौन करेगा? जिसका नाम है वही, क्या नाम है, ब्राउन। इसका मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने इस ब्राउनियन गति की खोज करी थी। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा था, पर थोड़ा सा घुमा दिया कि कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। टेढ़ी मेढ़ी गति का मतलब ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति की खोज कौन करेगा? रॉबर्ट ब्राउन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए बच्चों, ये तो आप लोग बता ही दीजिए क्योंकि बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। आकाश नीला किस कारण से दिखता है? बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, बोल दीजिए फटाफट से। आज तो इसका आंसर आकाश नीला किस कारण से दिखाई देता है। और आपके एग्जाम में ये इजी सा क्वेश्चन कभी भी टपक सकता है। बोलिए बोलिए, क्या होगा आंसर? क्या होगा बच्चों? प्रकीर्णन। क्या होगा? प्रकीर्णन। नीले रंग का कारण क्या होता है बच्चों? प्रकीर्णन होता है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल पर क्या होता है? प्रकीर्णन, जिसके कारण हमें नीला रंग दिखाई देता है। बोलो जेल का उदाहरण। अगले क्वेश्चन का आंसर जेल का उदाहरण। बच्चों जेल, जेल क्या होता है? कभी बचपन में जेली खाई है आप लोगों ने? 1 रुपये वाली जेली खाई है क्या? वो जेली कैसी लगती थी? जेली जैसी लगती थी। तो वही जेल जेली है। जो जेली खाई है ना, उसका नाम इस जेल के अकॉर्डिंग ही पड़ा है। तो जेली कैसी होती है? क्या जेली साबुन जैसी होती है? क्या नहीं होती। जेली दूध जैसी होती है? नहीं होती। खाई है ना बचपन में। क्या जेली कोरे जैसी होती है? नहीं भाई, जेली तो पनीर जैसी होती है। एक ऐसी डिब्बे में आती थी, ऐसे यूँ करके इस डिब्बे में आती थी जेली, रेड रेड कलर की ऐसे, फिर अपन उसको खाते थे। तो वो कैसी लगती थी? पनीर जैसी लगती थी। तो जेल का उदाहरण क्या है बच्चों? पनीर उदाहरण है। क्या है? पनीर। ओके, चलिए 9th नंबर का आप लोग आंसर बताइए। प्रक्षेपण माध्यम में कोलॉइडी कणों की अनियमित या टेढ़ी मेढ़ी गति कहलाती। बोलिए, आज तो इसका आंसर दे ही दीजिए, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया टेढ़ी मेढ़ी गति मतलब ब्राउनियन गति। टेढ़ा मेढ़ा कौन चलता है भाई? कौन से भाई साहब चलते हैं टेढ़े मेढ़े? टेढ़े मेढ़े कौन से भाई साहब चलते हैं? ब्राउन भाई साहब चलते हैं। यानी टेढ़ी मेढ़ी गति कौन सी होती है? ब्राउनियन गति होती है। इसका मतलब आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउनियन गति। ओके, चलें थोड़ा आगे। चलिए जी, अब आ गए हैं हम ग्राफ वाले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के लिए समीकरण बताइए बच्चों। और इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लेना बच्चों। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के लिए समीकरण वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ही बनता है, अधिशोषण समतापी से। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक इक्वेशन होती, रट लेना मेरे साथ साथ, जैसे मैंने बोला वैसे रटना है। x/m = kp 1/n। क्या बोलेंगे? x/n = x/m = kp 1/n। क्या रट लिया आप लोगों ने? x/m = kp 1/n। ठीक है, अब आप लोगों को ऑप्शन मैच करने हैं। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है ए, x/m = kp 1/m।
1/n सही है। चलिए दूसरा क्या है, x इक्वस टू m के पी 1/n। देखिए घुमा दिया है। अब देखिए ये भाग में है ना m, ये m क्या है भाग में है, तो ये इधर भेज दे तो क्या कोई गुना कर देंगे क्या? हम नहीं करेंगे भाई साहब गुना, तो m को इधर भेज दो, फिर के पी 1/n तो खुद की जगह ही है, तो बी ऑप्शन भी एकदम सही है। चलिए जी अब हम बातें करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखते हैं। सी ऑप्शन है x/m इक्वस टू के पी -n। बिल्कुल सही है जी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, x/m इक्वस टू के पी 1/n, यही होता है फॉर्मूला बच्चों, यही होता है ना। अब इस देखिए इस n जो अपोन में है इसको ऊपर लेके आ गए तो ये माइनस में नहीं जाएगा क्या? जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा x/m इक्वस टू के पी -n हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन भी आपका एकदम करेक्ट है। इसका मतलब आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सभी सही है। क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का, सभी सही है। तो इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, फ्रेंडली अधिशोषण समतापी को। इसका आंसर क्या होता है, x/m इक्वस टू के पी 1/n। बच्चों ये जो इक्वेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको याद ही रखना है, जैसे मैंने याद करा है x/m इक्वस टू के पी 1/n। मेरे साथ आप फिर से एक बार रिपीट करेंगे, x/m इक्वस टू के पी 1/n। ओके, याद हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठोसों पर गैसों के अधिशोषण की सीमा निर्भर करती है। बताइए बच्चों, जब अधिशोषण होता है तो क्या गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्या ताप पर करता है, या दाब पर, या इन सभी पर? तो आप लोगों को पता है हम लोगों ने क्या बोला था कि जब अधिशोषण होता है तो दाब अपनी भूमिका बराबर रूप से निभाता है, और अगर ताप देते हैं तो ताप भी निभाता है, और गैस की प्रकृति भी अपनी भूमिका निभाती है। इनका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी पर। चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल लाइक तो करना ही है, शेयर कर देना है। क्लास में बच्चे लगभग 50 होने चाहिए, बहुत कम बच्चे आते हैं क्लास में, जबकि ज़रूरत सबको है। कमेंट आते हैं लेकिन वो क्लास नहीं लेते, शायद उनको टाइम नहीं पता होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को थोड़ा शेयर कर सकते हैं। चलिए, फ्रेंडली अधिशोषण में समतापी अधिशोषण की मात्रा इस तरह दाब के समानुपाती होती है। तो बच्चों अभी जो इक्वेशन याद करी वही जिंदाबाद लिखनी है। क्या याद करा था, x/m इक्वस टू के पी 1/n। तो बच्चों ये जो p है वो कैसे समानुपाती हुआ है, p1/n। कैसे हुआ है दाब, p1/n। यही तो पूछा है कि जो दाब है वो कैसे समानुपाती हुआ है, प्रेशर कैसे समानुपाती हुआ, तो यही तो है प्रेशर, और प्रेशर कैसे है, p1/n। बस, तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, एक गैस को एक ठोस पर अधिशोषित कराने के लिए log x/m तथा log p के बीच ग्राफ रेखीय प्राप्त होता है, तो झुकाव क्या होगा, यानी ढाल क्या होगी बच्चों, ये आप लोगों से पूछा गया है। ढाल क्या होगी बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि एक इक्वेशन जिंदाबाद याद रखनी है, और वो इक्वेशन कौन सी है बच्चों, वो इक्वेशन है x/m इक्वस टू के पी 1/n। ये क्या है, जिंदाबाद इक्वेशन है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अगला क्या बोल रहा है, लोग लगा रहा है। अगला क्या लगा रहा है, लोग, तो आप भी क्या लगाएंगे बच्चों, लोग। ये x/m के आगे क्या लगा रहा है, लोग, तो आप भी x/m के आगे लोग लगा दो। ये रहा x/m, तो कैसे लोग लगाएंगे, इस प्रकार से लोग लगाएंगे। क्या, लोग x/m लगा दिया। ठीक है जी, फिर देखिए लोग सॉल्व करना आता होगा आप लोगों को, फिर भी मैं बता दूं, इधर आप लोगों ने लोग लगाया है, तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें गुणा में है ना, ये के और पी गुणा में है, तो लोग सॉल्व करते टाइम ये प्लस में आ जाती है, यानी ये के क्या बन जाएगा बच्चों, लोग के। ये के क्या बन गया, लोग के। गुणा वाली चीज़ें किस में आ जाएगी, प्लस में, तो यहाँ पे क्या लगाना है, प्लस लगा देना है। लगा दिया आप लोगों ने प्लस। अब पी भी क्या बन गया, लोग पी।
लेकिन उससे पहले जो ऊपर घात है ना, ये जो घात होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है, यानी जो 1/n ऊपर है ना, अब ये कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब प्लस के आगे आप लोगों को क्या लिखना है, 1/n लिख दिया। फिर क्या बचा, ओनली p बचा, और इस p को आप लोग क्या लिखेंगे, log p। तो इस प्रकार से आप लोग क्या लिखेंगे, ये log और ये क्या लिख देंगे, p। ठीक है, तो आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से क्या बना दिया, इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को log में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब तो कुछ नहीं करना, बड़ी आसान सी बातें हो गई। ठीक है, अब आप लोगों को ग्राफ बनाना है। ठीक है, किससे बनाना है ग्राफ, इस रिएक्शन से, इस नीचे वाली से, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से आपको क्या बनाना है, ग्राफ। ठीक है, कैसे बनाएंगे ग्राफ, तो देखिए ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस होता है ग्राफ का, वो वाला है। ठीक है, y इक्वस टू होता है mx प्लस सी, तो ये तो पूरा y हो गया, इधर वाला ये इक्वल की जगह इक्वल आ गया, इक्वल के नीचे इक्वल आ गया। ठीक है, y इक्वस टू mx प्लस सी, तो ये जो log p है ना, ये log p क्या हो गया, x, क्योंकि ये बोल क्या रहा है, देखो ये log x अपॉन m है, तो ये तो हो गया y, ये रहा log x अपॉन m, ये क्या है, y है। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, log p, तो log p क्या होगा, ये रहा log p, क्या होगा, ये x होगा। ठीक है ना, तो इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। ठीक है, तो ये y हो गया और ये आप लोगों का क्या हो गया, x हो गया। अब बाकी बची हुई चीज़ें लिखनी है, तो इक्वेशन क्या बोलती है, याद होना चाहिए, y इक्वस टू mx प्लस सी, तो x तो आ गया, तो x के आगे जो भी होता है वो क्या होता है, m होता है, और प्लस में जो भी होता है वो क्या होता है, c होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आप लोग यहाँ पे बस इतना सा ध्यान दीजिए कि ये तो क्या है, x हो गया, ये 1/n क्या हो गया बच्चों, m हो गया, और ये c क्या हो गया, log k हो गया। c क्या हो गया बच्चों, log k हो गया। ठीक है, c क्या है, log k है, y क्या है, log x अपॉन m है। तो बचा हुआ ये जो m है ना, वो m क्या है बच्चों, 1/n है, और m को ही हम क्या बोलते हैं, झुकाव। m को क्या बोलते हैं बच्चों, झुकाव बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, और c को क्या बोलते हैं, अंतःखंड। तो अंतःखंड आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है m यानी झुकाव पूछा है। क्या पूछा है बच्चों, झुकाव, और झुकाव क्या होता है, m होता है, और m क्या है बच्चों, 1/n। m क्या आ गया, 1/n। डिटेल में मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। इसका मतलब झुकाव क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, झुकाव 1/n। तो ये आप लोगों को इक्वेशन पता होनी चाहिए, और इसका ग्राफ भी आप लोगों को बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/n हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी वक्र के अनुसार अत्यंत उच्च दाबों पर अधिशोषित गैस की मात्रा है, बताइए बच्चों। तो आप लोग जानते हैं कि लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी के अनुसार क्या होता है, एक स्थिर सीमांत मान तक क्या होती है, गैस अधिशोषित होती है। कहाँ तक, एक स्थिर सीमांत मान तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक स्थिर सीमांत मान तक पहुंचती है, क्योंकि दाब क्या होता है बच्चों, उच्च। और दाब देखिए, आप खुद दिमाग लगाइए, कोई गैस है और ये इस सतह पर क्या हो रही, अधिशोषित, आप ऊपर से दाब लगा रहे हैं, तो ये गैस देखिए नीचे की तरफ धसेगी, यानी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी। तो कितना अधिशोषित होगी, जितना उसका सीमांत मान है, तो क्या हो जाएगा, एक स्थिर सीमांत मान तक पहुँच जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर